हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो लास्ट टाइम पे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था और उसके IUPAC नामकरण भी कर लिया था, कॉमन नेमिंग भी उसकी कर ली थी। और आज का वीडियो जो है बहुत छोटा सा होने वाला है और इसमें हम लोग उसकी बात करेंगे किस टॉपिक की। इसमें हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन यौगिकों में पाए जाने वाले समावयवता, हेलो एल्केनों में समावयवता। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, हेलो एल्केन में समावयवता। ठीक है, तो समावयवता के बारे में भी हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। समावयवता के बारे में भी अगर आपको याद हो तो हमने आपको बेसिक बातें बताई थी कि समावयवता क्या होती है या समावयवी यौगिक क्या होते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। तो दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, उनको हम समावयवी यौगिक कहते हैं। और उनका यह गुण ही क्या कहलाता है बेटा, समावयवता कहलाता है। अब समावयवता जो थी वो दो प्रकार की हमने आपको बताई थी। एक कौन सी होती है भाई, एक होती है संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। और एक हमने आपको बताया था क्या, एक आपको हमने बताया था कौन सा बेटा, त्रिविम समावयवता। ठीक है, त्रिविम समावयवता। फिर इसके बाद हमने बात की थी भाई कि ये जो संरचनात्मक समावयवता होती है ये भी कई प्रकार की होती है, ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि श्रृंखला समावयवता होती है। ठीक है, फिर आपकी स्थान समावयवता होती है। इसके अलावा फिर देखेंगे अगर आप तो आपको क्या मिलेगा बेटा, क्रियात्मक समूह समावयवता मिलेगी, क्रियात्मक समूह समावयवता। और इसके अलावा देखिएगा तो आपको एक और कौन सी मिलेगी, मध्यावयवता। एक तो आपको मिलती चलावयवता और एक आपको मिलेगी कौन सी, मध्यावयवता। और इनके अलावा भी एक और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला वलय समावयवता, श्रृंखला वलय समावयवता। तो ये 6 प्रकार की जो है ये कौन सी होती है बेटा, संरचनात्मक समावयवताएं होती हैं। और फिर ये त्रिविम समावयवता जो थी, त्रिविम समावयवता में भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपकी क्या होती है, विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवता कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। और एक होती है संरूपण समावयवता, संरूपण समावयवता, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, ये आपकी होती कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो अभी आपको जो 12th क्लास है उसमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, संरूपण समावयवता से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब होगा, विन्यासी समावयवता से। और विन्यासी समावयवता में भी 2 प्रकार की होती है, फिर एक होती है ज्यामितीय समावयवता और एक होती है प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता और क्या होती है, प्रकाशिक समावयवता। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हेलो एल्केन में कौन कौन सी समावयवता पाई जाएगी। भाई हेलो एल्केन यौगिकों में कौन कौन सी समावयवताएं पाई जाएंगी इनमें से। ठीक है, तो हेलो एल्केन यौगिकों में केवल इनमें से 3 समावयवताएं मिलेंगी। एक आपको मिलेगी कौन सी, श्रृंखला समावयवता, दूसरी आपको मिलेगी स्थान समावयवता और तीसरी आपको कौन सी मिलेगी, प्रकाशिक समावयवता। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है और स्थान समावयवता क्या होती है और इनकी संख्या कैसे निकालेंगे, और फिर अंत में जानेंगे क्या, प्रकाशिक समावयवता के बारे में। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको रफ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में बेटा, इसके बाद हम लोग बातें करेंगे एक एक टॉपिक की। जैसे कि हमारा सबसे पहला कौन सा है, श्रृंखला समावयवता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा जो होगा कौन सा, श्रृंखला समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के अंदर जो पहली आएगी वो आपकी होती है श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। और एक इसके अंडर में संरचनात्मक समावयवता के। संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, ऐसी समावयवता
जिसमें जो यौगिक होते हैं उनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचनाएं बदल जाती हैं या संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में संरचना सूत्र में परिवर्तन के कारण, उनकी संरचना में परिवर्तन के कारण जो समवायता उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? संरचनात्मक समवायता कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहली समवायता आएगी वो आपकी आएगी श्रृंखला समवायता। तो श्रृंखला समवायता नाम से ही पता चल रहा कि श्रृंखला से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है कि भाई समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक, समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं या श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, C4H9Br हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब इस अणुसूत्र का कितना कंपाउंड है? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन? 9 हाइड्रोजन है। तो CH3 CH2, इसको 2 चाहिए CH2, इसको 2 चाहिए CH2 और अंत में लगा दो Br। एक तो इसका ये यौगिक संभव है जिसमें 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित हो, और दूसरा यौगिक इसका कुछ इस प्रकार से भी तो संभव है, CH3 CH CH2 Br और यहाँ पे क्या लगा देंगे? CH3। ये कुछ इस प्रकार से देखो, इसमें भाई इसमें भी 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है, इसमें भी 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है, मतलब दोनों के जो अणुसूत्र हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ है? इसमें मुख्य कार्बन की श्रृंखला कितनी हो गई है? 4, और यहाँ पे मुख्य कार्बन की श्रृंखला कितनी हो गई है? 3। तो यहाँ पे संरचनाएं दोनों की क्या हो चुकी हैं? बदल चुकी हैं। तो अणुसूत्र समान है लेकिन श्रृंखलाएं क्या हो गई? बदल गई। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में श्रृंखला में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? श्रृंखला समवायता कहते हैं। जैसे ये आपने ये एग्जाम्पल देखा, अगर यहीं पे आप हम ले लें क्या? C5H11Br, एक एग्जाम्पल हमने ये लिया C5H11Br। तो इसकी बात अगर हम करें तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे देखो 1 2 3, ये CH2 है, 4 5 और ये Br हमने लगा दिया, ठीक है। एक इसका ये यौगिक संभव है, दूसरा यौगिक भाई श्रृंखला के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो श्रृंखला के लिए इसका भाई ये यौगिक भी संभव, Cl है ना, यहाँ पे ये भी Cl है और ये भी क्या है? Cl है। एक ये संभव है और एक और भी तो संभव है, देखो यहाँ पे CH3C CH3 CH3 CH2 Cl, इसमें भी भाई 5 कार्बन 11 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन, इसमें भी उतने ही, इसमें भी उतने ही, लेकिन इसमें मुख्य कार्बन की श्रृंखला 5 कार्बन की है, इसमें मुख्य कार्बन की श्रृंखला 4 कार्बन की है और इसमें मुख्य कार्बन की श्रृंखला कितनी बेटा? 3 कार्बन की है। तो ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान है लेकिन श्रृंखलाएं क्या हैं? अलग अलग पाई जाती हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? श्रृंखला समवायवी, और उनका यह गुण क्या कहलाता है? श्रृंखला समवायता कहलाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर आगे की कहानी देखते हैं। ये तो हो गई श्रृंखला समवायता की बात। श्रृंखला समवायता के बाद हमारे पास जो दूसरी आती है वो होती है स्थान समवायता। हेलो एल्केन में दूसरी जो समवायता पाई जाएगी वो कौन सी होगी बेटा? स्थान समवायता। तो चलिए उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं, सामान्य जानकारी उसकी भी ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ उसकी कहानी जानते हैं, उसकी क्या कहानी है, उसकी हिस्ट्री भी जानते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी पूरी कहानी समझते हैं। चल तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखते हैं दूसरी समवायता हमारी कौन सी होगी? दूसरी होगी हमारी स्थान समवायता। दूसरी क्या होगी बेटा? स्थान समवायता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो स्थान समवायता क्या होती है भाई? ऐसी समवायता जिसमें अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन जो क्रियात्मक समूह होता है उसके स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन जो हमारा क्रियात्मक समूह होगा उस क्रियात्मक समूह के स्थान में क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम वही यौगिक ले लें, जैसे हमारा क्या है
C4H9Br है, ये हमारा यौगिक है। तो अगर आप बात करें इसकी तो इसके दो यौगिक संभव हैं, CH3 CH2 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 Br, एक तो ये हो गया। और इसी तरह अगर बात करें तो CH3 CH CH2 CH3 और ये Br। अब ध्यान से देखिएगा, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, इसमें भी 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, इसमें भी। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की यहाँ पे भी है, मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की यहाँ पे भी है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो क्या है भाई, इसमें जो ब्रोमीन लगा हुआ है, जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, समूह है, वो पहले कार्बन पे है, जबकि यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी इसमें, तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो दूसरे कार्बन पे है। तो यहाँ पे ब्रोमीन का क्या हो चुका है, स्थान परिवर्तन। क्या हो चुका है बेटा, स्थान परिवर्तन। तो समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में क्रियात्मक समूह के या किसी अणु के या किसी परमाणु के स्थान परिवर्तन के कारण जो समवायता उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं स्थान समवायता। जो आपकी डेफिनेशन है उसको आप लोग नोट करते चलिएगा कि समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में किसी परमाणु, परमाणु समूह अथवा अणु के स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं स्थान समवायता। क्या बोलेंगे, स्थान समवायता कहते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल हो गया उसका, ठीक है। अब हमसे मान लो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो संरचनात्मक हो गए, त्रिविम वाले तो अभी देखेंगे। तो संरचनात्मक समवायता जो होती है उससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो उसके लिए भी चीज़ों को जानना है, तो इसको रफ करें, नोट हो गया होगा सभी का। चलिए, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे देखिए वो कैसे होंगे। जैसे आपसे यही यौगिक दे देगा, कौन सा, आपसे यौगिक दे देगा C4H9Br के सभी संभव समावयवी बताइए। मतलब इसके जितने भी समावयवी बन सकते हैं उन सभी समावयवियों के बारे में बताना है। तो C4H9Br के सभी संभव समावयवी बताइए। तो चलिए बनाते हैं भाई। इसका जितना भी यौगिक बन सकता है इस अणुसूत्र पे उसको बना लो। CH3 CH2 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 Br, एक तो ये बनेगा। CH3 CH CH2 Br, और यहाँ पे लगा दो CH3, एक तो ये बन जाएगा। CH3 CH Br CH3 सॉरी CH2 और CH3, एक ये बनेगा। अब क्या इसके अलावा भी बन सकता है, अगर आप सोच के बताइए तो बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है भाई, एक कुछ ऐसा बन सकता है क्या, ध्यान से देखिएगा। CH3 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 और ये आपका Br, इस तरीके से। तो इस अणुसूत्र के कुल 4 यौगिक संभव हैं, और ये चारों के चारों यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी हैं। ये चारों के चारों यौगिक एक दूसरे क्या है बेटा, संरचनात्मक समावयवी हैं। क्या है, संरचनात्मक समावयवी हैं। तो अगर हमसे मान लो ये तो छोटा कंपाउंड था, 4 ही कार्बन का है, ये छोटा कंपाउंड 4 कार्बन का है, इस कंपाउंड के हमने आसानी से निकाल लिए, बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंपाउंड दे देता, जैसे हमें दे देता क्या, C8H17 और Cl, कहता बताओ इसके कितने संरचनात्मक समावयवी संभव हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, कुल समावयवियों की संख्या पूछता है, और दूसरी चीज़ पूछता है कि 1 डिग्री समावयवी कितने हैं। 1 डिग्री का मतलब समझते हो भाई, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, प्राथमिक कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन है ना, ये आपका हो गया। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन किससे जुड़ा है, देखो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक हैलाइड बोलेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन देखो, ये कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन से, तो दो तरफ कार्बन से जुड़ गया, तो 2 डिग्री हैलाइड हो गया। इसमें देखो ये कार्बन 1 2 और 3 जिससे हैलोजन जुड़ा है, वो कार्बन 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये 3 डिग्री हैलाइड हो गया। तो आपसे ये पूछता है, पहला तो पूछेगा कुल समावयवी कितने हैं। तो बेटा कुल समावयवी तो आपको दिख गए कितने, 2 दिख गए, 4 दिख गए, 1 2 3 4। और आपसे पूछेगा 1 डिग्री समावयवी कितने हैं। तो 1 डिग्री कितने हो जाएंगे, 1 और 2, भाई 2 ही तो हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे C8H17 और Cl, इसके कह रहा है कुल आपको समावयवी बताने हैं, और आपको ये भी बताना है कि 1 डिग्री समावयवी कितने हैं। आपसे कुल पूछ रहा है और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 डिग्री वाले कितने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर आगे की कहानी समझते हैं।
ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसकी कहानी समझते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आप याद रखिएगा, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो कुल समावयवियों की संख्या, किसकी बात करेंगे? कुल समावयवी। कुल समावयवी कितनी होंगे? तो कुल समावयवी होते हैं 2 की पावर n-2। और n क्या होता है बेटा? n होता है कार्बन की संख्या। क्या होता है? कार्बन की संख्या। ठीक है, और उसमें से 1 डिग्री समावयवी कितने होंगे? तो बेटा 1 डिग्री समावयवी हो जाते हैं 2 की पावर n-2/2। कितना? ये होता है 1 डिग्री समावयवी, और ये होते हैं कुल समावयवी। जैसे अभी आपने जिस कंपाउंड का निकाला उसको चेक करो, क्या उससे ये बनेगा? आओ देखते हैं। क्या था? C4H9Br। बोलो कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो कुल समावयवी निकालो, 2 की पावर 4-2 कितना आ जाता? 2 की पावर 2, जिसको क्या होता भाई? 4। कुल समावयवी 4 आए थे, बिल्कुल आए थे। 1 डिग्री समावयवी कितने थे? 1 डिग्री वाले क्या होते हैं बेटा? 1 डिग्री वाले होते हैं 2 की पावर n-2, जो कि आया 4/2। देखो सही आ रहा, आंसर मिल रहा है एकदम एग्जैक्ट पिछले वाले की जैसे ही। तो इस तरीके से चीज़ों को करते हैं। अब हमने जो अगला क्वेश्चन आपको दिया था कि C8H17Cl, इसके कुल कितने समावयवी संभव होंगे? संरचनात्मक समावयवी फॉर्मूले में रखो, 2 की पावर 8-2, कुल समावयवी हो गए 2 की पावर 6। कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 का मतलब? 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, है ना? 64 हो जाएगा। तो बोलो अब देखो ये जो समावयवी है 64, 64, क्या अब आप 64 अणुओं को बनाने लगेंगे? 64 यौगिकों की संरचना बनाएंगे? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आप ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, इसकी सहायता से आप कुल यौगिकों और 1 डिग्री वालों की संख्या, भाई 64 का आधा कितना? 32। तो कुल समावयवी और 1 डिग्री समावयवियों की इससे क्या कर सकते हो? संख्या आप निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग चलेंगे प्रकाशिक समावयवता की ओर। किताब पानी पीना। चलिए ये हो गया सभी का। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ों को और। चलिए अब इसके बाद ये तो हो गई भाई संरचनात्मक समावयवियों की बात। अब संरचनात्मक समावयवी के बाद हमें जो बात करनी है वो किसके बारे में करेंगे भाई? वो हम बात करेंगे किसके बारे में? अपनी त्रिविम समावयवता, जिसके अंतर्गत कौन सी आती है भाई? त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जिसके अंडर में कौन सी है भाई? हेलो एल्केन कौन सी दर्शाती है? हेलो एल्केन दर्शाते हैं प्रकाशिक समावयवता, जिनमें से भाई 2 थे, एक ज्यामिति और एक प्रकाशिक। तो जो हेलो एल्केन होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, उनमें ये गुण पाया जाता है। तो प्रकाशिक समावयवता को समझने के लिए पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला हम बात करें किरिल कार्बन, किरिल या असम्मित कार्बन, इसे को कायरल या कायरल और अनसिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से पूरी होती हैं, उस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन। ठीक है, जैसे कार्बन को देखिए, ये कार्बन है, इसकी एक संयोजकता CH3 समूह से पूरी हुई, दूसरी हाइड्रोजन से पूरी हुई, तीसरी एथिल समूह से पूरी हुई और चौथी Cl समूह से पूरी हुई। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों से पूरी हो रही हैं। यही हमारा है कायरल कार्बन, या इसी को आप बोलोगे असम्मित कार्बन। और इसके ऊपर स्टार लगा के असम्मित कार्बन को स्टार से दर्शाया जाता है। अगर कार्बन के ऊपर कहीं भी स्टार लगा होगा, इसका मतलब वो कायरल कार्बन या फिर असम्मित कार्बन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप समझे कि कायरल कार्बन क्या होता है। दूसरी चीज़ जो आपको जानते रहना है वो क्या है भाई? वो होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है?
समतल ध्रुवित प्रकाश। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है भाई, इसकी बात अगर हम करें तो ऐसा प्रकाश जिसमें माध्यम के कणों का जो कंपन होता है वो एक ही तल में होता है। जैसे अगर हम बात करें ये हमारा सामान्य प्रकाश है, तो सामान्य प्रकाश का जो कंपन होगा वो कुछ इस तरीके से आपका, इसको गोले में ना बंद किया जाए, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये समतल जो सामान्य प्रकाश है उसका कंपन भाई अलग अलग तलों में संभव होता है, इस प्रकार से होता है। तो एक होता है निकोल प्रिज्म। क्या होता है बेटा, निकोल प्रिज्म। ये आपका क्या है, निकोल प्रिज्म है। तो जब साधारण प्रकाश को क्या किया जाता है, निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या प्राप्त होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश जिसका कंपन एक ही तल में होता है, जिसमें माध्यम के कणों का कंपन क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो ये आपका क्या है, ये सामान्य प्रकाश है। और जब इसको हम क्या करेंगे भाई, समतल निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे तो जो हमारा प्राप्त होगा वही क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश आपको समझ में आई कहानी, कि ऐसा प्रकाश जिसका जो कंपन होता है, माध्यम के कणों का जो कंपन होता है वो एक ही तल में होता है। इसी को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो सामान्य प्रकाश सभी तलों में कंपन करता है, एक ही तल में कंपन करेगा। निकोल प्रिज्म से गुजारने पर सामान्य प्रकाश को हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। इतनी कहानी सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे की बात करेंगे। अब चलते हैं अपना मेन, प्रकाशिक समवर्तता होती क्या है। ठीक है, प्रकाशिक समवर्तता क्या है, और उसके लिए हमें एक और टर्म भी जानना होगा, प्रकाशिक समावयवी यौगिक। तो चलिए ऐसे जानते हैं। तो भाई ऐसे यौगिक हम क्या बोलेंगे, ऐसे यौगिक जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर वह प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। वह प्रकाश के तल को क्या करेंगे भाई, प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं भाई, घुमा देते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। उन्हें क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं। और ये जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं बेटा, इनका यह गुण ही, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने का गुण ही क्या कहलाता है, आपका प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। तो ऐसे यौगिक जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर वो प्रकाश के तल को घुमा देंगे। किस तरह से घुमाते हैं, या तो वो बाईं दिशा में घुमा सकते हैं या तो वो दाईं दिशा में घुमा सकते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं तो वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। और इनका यह गुण ही क्या कहलाता है बेटा, यह गुण जो होता है वो कहलाता है प्रकाशिक समावयवता। यह गुण प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, हमने इसके बारे में आपको क्या बताया कि ये प्रकाश को दो दिशाओं में घुमाते हैं, या तो दक्षिणावर्त दाईं ओर, या तो वामावर्त या आपकी बाईं ओर, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो या तो ये क्लॉकवाइज घुमाएंगे या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसी आधार पे जो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। एक होते हैं बेटा डी रूप समावयवी। प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों के दो रूप पाए जाते हैं, डी रूप समावयवी, और एक पाया जाता है बेटा एल रूप समावयवी। एक पाया जाएगा क्या, डी रूप समावयवी, और एक क्या पाया जाएगा बेटा, एल रूप समावयवी। डी रूप समावयवी, डी का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मीन्स होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि दक्षिणावर्त, मतलब क्या, दक्षिणावर्त। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। और एल का मतलब होता है बेटा लीवो रोटेटरी। एल का मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी। और लीवो रोटेटरी का मतलब होता है वामावर्त। लीवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, वामावर्त होता है। ठीक है, तो लीवो रोटेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है लीवो रोटेटरी, जिसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो मतलब कि वे यौगिक जिनसे प्रकाश को गुजारने पर वे प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देंगे,
उनको हम क्या कहेंगे बेटा, डी रूप समावयवी कहते हैं। डी का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। और ऐसे यौगिक जिनसे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर वे प्रकाश को वामावर्त दिशा में, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, उनको हम बोलते हैं बेटा एल रूप समावयवी। अब कंडीशन क्या है प्रकाशिक समावयवता की, केवल वही यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकते हैं जिनमें कायरल कार्बन या असम्मित कार्बन पाया जाता है। हमने आपको सबसे पहला टर्म क्या बताया था, असम्मित या कायरल कार्बन। तो केवल वही यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकते हैं या प्रकाशिक समावयवता केवल उन्हीं यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कायरल कार्बन या असम्मित कार्बन उपस्थित होता है। इतनी चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर कार्बन में यौगिक में असम्मित कार्बन नहीं है तो प्रकाशिक समावयवता कभी दर्शा ही नहीं सकता है। इतनी चीज़ें सभी को क्लियर हो गई होंगी। चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। इसको रफ करते हैं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो और जान लो। चलो अच्छा बता देते हैं पहले एग्जाम्पल, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे एक कार्बन है, ये CH3 है, ये H है, ये Cl है, ये आपका C2H5 है। ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। जब इससे समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाएगा तो समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर ये प्रकाश की दिशा को कैसा घुमा देगा, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो आपका बन जाएगा ये यौगिक, ये आपका है डी रूप समावयवी। ये यौगिक क्या कहलाएगा, डी रूप समावयवी कहलाएगा। ये यौगिक कहलाएगा डी रूप समावयवी कहलाएगा। लेकिन अगर इसको शीशा दिखा दो, क्या दिखा दो बेटा, शीशा। अगर इसको आप आईना दिखाओगे, आईना दिखाने पर ये यौगिक कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 और C2H5 कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अब ये यौगिक क्या करेगा, प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे एल रूप समावयवी। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एल रूप समावयवी कहते हैं। ये आपका एल रूप समावयवी हो जाएगा। तो अच्छा ये रोटेशन देखेंगे कैसे, रोटेशन कैसे पहचानेंगे कि क्लॉकवाइज जा रहा, कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, कि कैसा जा रहा। तो भाई जो रोटेशन होता है वो रोटेशन देखते हैं अणुभार के क्रम में। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार कितना होगा भाई, 1 होगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, 1 होगा। चलो देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है। इसका कितना है, 12 3 15 है। क्लोरीन का कितना है भाई, 35.5 है। तो देखो ये कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, कम से ज़्यादा ऊपर की ओर। रोटेशन जो होगा यहाँ से देखेंगे दाईं ओर से या बाईं ओर से देखेंगे, तो दाईं और बाईं मतलब ये 180 डिग्री पे देखेंगे। रोटेशन जो होगा 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखा करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ऐसे देखा करेंगे, यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, इससे शुरू करेंगे। तो इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है। तो कम से ज़्यादा की ओर गया तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया भाई। इसमें कम इधर आ गया और ज़्यादा वाला कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो इसमें क्या होगा, कम से ज़्यादा की ओर। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एल रूप समावयवी। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको आईना दिखाया हो, शीशा दिखाया हो तो ये बना है ना। तो डी रूप और एल रूप समावयवी जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं। इस वजह से प्रकाशिक समावयवता को प्रतिबिंब रूप समावयवता भी कहते हैं। इनैंसियोमेरिज्म, इसको क्या बोलेंगे, इनैंसियोमेरिज्म, ठीक है। तो क्योंकि डी रूप और एल रूप समावयवी जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, इसलिए इस समावयवता को क्या बोलते हैं बेटा, इस समावयवता को कहते हैं हम प्रतिबिंब रूप समावयवता, ठीक है। अब देखो एक होता है रेसिमिक मिश्रण, आपसे पूछा जाता है बेटा रेसिमिक मिश्रण। तो रेसिमिक मिश्रण क्या होता है भाई, जब किसी मिश्रण में डी और एल रूप समावयवी, डी रूप समावयवी और एल रूप समावयवी दोनों का आधा आधा भाग, मतलब 50% इसका और 50% इसका, दोनों का आधा आधा भाग मिला देंगे तो जो विलयन या मिश्रण बनेगा उसे हम रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। और रेसिमिक मिश्रण में जो घूर्णन होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका क्लॉकवाइज इसका एंटी क्लॉकवाइज समान मात्रा में विपरीत दिशा में 0 हो जाता है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें 50% डी रूप 50% एल रूप उपस्थित होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। अब एक टर्म और आपसे पूछा जाता है वियोजन। क्या पूछा जाता है,
वियोजन, रिजोल्यूशन। वियोजन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। आप ये बताइए रेसिमिक मिश्रण में कौन से दो भाग उपस्थित हैं, एक डी रूप समावयवी और एक एल रूप समावयवी। तो रेसिमिक मिश्रण से डी रूप समावयवी और एल रूप समावयवी को अलग अलग करना, भाई दोनों को मिला दिया तो क्या बना, रेसिमिक मिश्रण। अब रेसिमिक मिश्रण में से हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो वो प्रक्रिया कहलाती वियोजन। तो रेसिमिक मिश्रण से प्रतिबिंब रूप समावयवियों या फिर डी रूप और एल रूप यौगिकों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है बेटा, आपका वियोजन प्रक्रिया कहलाती है। इतनी चीज़ें सभी को क्लियर हो गई हैं, इतनी चीज़ें सभी को क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, एक और होता है बेटा मेसो रूप, जैसे ये डी रूप है ये एल रूप है, इनके अलावा एक और होता है मीसो रूप। तो मीसो रूप बेटा क्या होता है, ऐसा रूप या ऐसा यौगिक जिसका ध्रुवण घूर्णन क्या होता है, जीरो होता है, मतलब जिसमें प्रकाश घूमता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई इसमें जो आधा रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है और आधा रोटेशन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस कारण से इसमें क्या होता है भाई, मीसो रूप में जो है आपका जो यौगिक होता है वो कैसा हो जाता है भाई, जो यौगिक होता है वो आपका ध्रुवण घूर्णन नहीं दिखाता है, मतलब उसका जो घूर्णन होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, ये आपका मीसो रूप होता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो आपका यौगिक का घूर्णन होता है या उसका जो प्रकाश है वो कितने डिग्री पे घूम रहा है, मतलब यौगिक से प्रकाश को घुमाने पर गुजारने पर यौगिक उस प्रकाश के तल को किस एंगल पे रोटेट कर रहा है, यौगिक से प्रकाश को गुजारने पर वो यौगिक प्रकाश के तल को किस कोण पर घुमा रहा है, ये निकाला जाता है या ये दर्शाया जाता है किससे बेटा, ध्रुवण घूर्णन मान से। किससे निकाला जाता है बेटा, ध्रुवण घूर्णन मान से निकाला जाता है। ठीक है, ध्रुवण घूर्णन मान से निकाला जाता है या उसको हम ध्रुवण घूर्णन मान कहते हैं, और ये मान ध्रुवण घूर्णन कोण की सहायता से निकाला जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यौगिक प्रकाश को जिस या जितने कोण पर घुमाता है उसको ध्रुवण घूर्णन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इनके बारे में फिर और भी बातें हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं पे करते हैं ख़त्म। हेलो एल्केन में समावयवता का टॉपिक यहीं पे होता है ख़त्म। अब ये क्लास आपको कैसी लगी सॉरी, उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी इसके आगे का फिर क्या आएगा भाई, वीडियो आएगा आपके लिए, तब इसके आगे की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपको कंटिन्यू और आगे पढ़ना है तो हम और आपके लिए ऐसी ही क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।